औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक आबिद हसन अवान मोर की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामने इकराम, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ इमरान खान, शहबाज शरीफ और कौन कौन से लोग जो पीटीआई छोड़ के दूसरी बातों में जा रहे हैं। यह हमारी गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हमने चलो जी तुर्की जाके तैयब अर्दोगान की जो हलबर्दारी में शिरकत करनी है, लेकिन इस पर अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखा जाए तो इस बार अफगानिस्तान और ईरान की जंग जो है वो जारी है। और अगर ये इस जंग ने तवील पकड़ ली तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होगा वो पाकिस्तान पे होगा, इसलिए कि दोनों मुल्कों का जो पड़ोसी मुल्क है वो पाकिस्तान है। हमने आगे भी तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा अफगानी जिनको हमने पनाह दी हुई है, और जो हमारे कागजों में जो अफगानी ज़ाहिर है वो 40 लाख के बराबर है, यानी उनकी तादाद 40 लाख है। और अगर ये जंग छिड़ गई, ना सिर्फ अफगानिस्तान से हिजरत करके अफगानी पाकिस्तान में आएंगे, बल्कि ईरान के बॉर्डर के जो ईरानी है वो भी हिजरत करके पाकिस्तान आ जाएंगे। और अगर हमें इस जंग में अगर 1.5-2 करोड़ ईरानी और अफगानी अगर पाकिस्तान में शिफ्ट हुए तो हमें इनको संभालना और इनको पनाह देने के लिए हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए था कि बजाय इसके कि वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म तुर्की का दौरा करते या हमारे अंदरूनी जो सियासी हालात हैं, इन सियासी हालात को दरगुजर करके हमें अफगानिस्तान और ईरान की ये जो जंग छिड़ी हुई है इस पर कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। और हमें चाहिए कि इस्लामी सतह कॉन्फ्रेंस बुलाकर इन दोनों मुस्लिम ममालिक का आपस में तस्बिया करवाएं, ताकि ना ये कि ये जंग अगर तवील इससे पकड़ ली, अगर इस जंग ने जैसे आपको पता है कि यूक्रेन और जो रशिया की जंग हुई है उस पर भी पूरी दुनिया में कितना गहरा असर पड़ा, और हमारे मुल्क में भी महंगाई की एक बड़ी वजह यूक्रेन और रूस की जंग भी है। जब तक उस जंग का खात्मा नहीं होता, जब तक तेल, डॉलर और ये जो रशिया से जो चीज़ें, जो खाने पीने की चीज़ें जो है वो दूसरे मुल्कों में जाती हैं, वो उन पे पाबंदी की वजह से जो है वो पाकिस्तान पे, दूसरे मुल्कों पे जो है ना महंगाई का असर है। इस तरह के ये जंग छिड़ गई तो आप अंदाजा कर लें कि फिर इसका इसका पाकिस्तान पे कितना गहरा असर पड़ेगा। मैं आपको कुछ इन दोनों मुल्कों की डिटेल बताता चलूं कि ये दोनों मुल्क जो हैं इनमें पहले बादशाही हुआ करती थी, और ये अक्सर दराज से इन ममालिक में बादशाही हुआ करती थी। ईरान से तकरीबन 300-350 साल से जो है ना ईरान में बादशाहत रही है, और अफगानिस्तान में भी जो है 800-850 साल से जो है ना बादशाहत रही है। ईरान के जो आखिरी बादशाह थे उनका नाम था अहमद रज़ा शाह पहलवी, जो 1979 में खमीनी के इनकलाब के बाद जो है उनका उनका तख्ता उलट दिया गया था। और फिर खमीनी वहाँ पे आके बसर इक़्तिदार आए, तो खमीनी ने आते ही वहाँ पे जो है इस्लामी क़वानीन नाफज कर दिए थे, शरीयत नाफज कर दी थी, और इस तरह वहाँ पे अहले तशी शरीयत नाफज हुई थी, जिससे कि अब तक वहाँ पे नाफज अल अमल है। और वहाँ पे इस्लामी क़वानीन के तहत, अहले तशी इस्लामी क़वानीन के तहत जो है वो वहाँ पे जो है ना वो स्टेट चलाई जा रही हैं। जबकि जो अफगानिस्तान है वहाँ भी पहले बादशाहत हुआ करती थी, और दाऊद खान तायर पर हुआ करते थे। ज़ैद खान जो आखिरी उनके बादशाह थे, और ज़ैद खान का तख्ता जो है जब ईरान और जब रूस और अफगानिस्तान की जब जंग हुई, जब रूस ने अफगानिस्तान पे हमला किया, उस हमले में जो है अफगानिस्तान पे जो बादशाहत ख़त्म हुई। और फिर जब रशिया ने वहाँ से अमेरिका और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक की मदद से जब अफगानिस्तान की मदद हुई, और रशिया वहाँ से निकल कर वापस अपनी यानी अपनी फौजें जब उससे निकाली, तो ना सिर्फ रशिया टूटा बल्कि अफगानिस्तान में भी खाना जंगी शुरू होगी। और इस खाना जंगी में जो है वो तकरीबन ये खाना जंगी जो है 15-30 साल रही। और फिर वहाँ पे यानी ये खाना जंगी 1980 से लेके 1996 तक रही। और 1996 में फिर वहाँ पे जो है तालिबान की गवर्नमेंट आई, मुल्ला उमर ने इक़्तिदार संभाला, और मुल्ला उमर ने तकरीबन 6 साल वहाँ पे इक़्तिदार संभाला, बरसर इक़्तिदार। और 6 साल में वहाँ पे उन्होंने जो है इस्लामी शरीयत नाफज़ की, इस्लामी क़वानीन नाफज़ किए, खुलफ़ाए राशिदीन के दौर की याद ताज़ा की उन्होंने। और मुल्ला उमर के दौर में काबुल में कहा जाता है कि सिर्फ एक कत्ल हुआ 6 साल में। और वहाँ जब अज़ान होती थी तो लोग अपनी दुकानें खुली छोड़ के नमाज अदा करने के लिए चला जाते थे, कोई किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि किसी दुकान पे वो चोरी करे। लेकिन फिर जब ओसामा बिन लादेन वहाँ पे ज़ाहिर हुए, तो अमेरिका ने 9/11 के बाद जो अफगानिस्तान में हमला किया, उस हमले में फिर एक जंग छिड़ी जो कि 20 साल ये जंग रही। और 20 साल इस जंग में अफगानिस्तान को कई
यानी नुकसान उठाना पड़ा। कहीं अफ़गानिस्तान की बस्तियाँ तबाह हुई, मदरसे तबाह हुए, उनके जो तालिबान के जो फौजी थे वो शहीद हुए, और ना सिर्फ ये कि वो शहीद हुए बल्कि सिविलियन कई लोगों को, जैसे मैंने बोला, मदरसे के तालिबान को भी शहीद किया गया। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट या सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान का हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के 1.5 करोड़ लोगों का बोझ उठाना पड़ा, जो कि अब तक वो हमारे कंधों पे है। लेकिन 2020 में जब अफ़गानी जब यहाँ से अमेरिका ने जब यहाँ से जो है आखिर शिकस्त तस्लीम की और अफ़गानिस्तान छोड़ कर गए, तो वो अपना गोला बारूद असला और अपनी सारी चीज़ें जो वो तलब कर सकते थे कि बाकी सारी की सारी चीज़ें वहीं छोड़ कर वो चली गई। इस तरह वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की दोबारा गवर्नमेंट हुई और हिब्बतुल्लाह जो है उन्हें अफ़गान का अमीर मुकर्रर किया गया। और ईरान में तो आपको पता है कि ईरान में जब ख़मीनी है, तो ख़मीनी के आते ही ईरान में इराक और ईरान की जंग छिड़ गई, जो 8 साल ये जंग रही, और इस 8 साल जंग में दोनों मुल्कों ने बेताशा नुकसान किया। और आखिर में जब इनकी सुलह हुई और ये जब जंग बंद हुई, तो उसके बाद फिर अमेरिका ने ईरान पे पाबंदियां लगा दी, और तकरीबन 40 साल से ईरान जो है उस पर पाबंदियां हैं। वो ना किसी मुल्क से कर्जा ले सकता है, ना किसी बैंक से, यानी IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से वो कर्जा ले सकता है, ना ही किसी के साथ तजारत कर सकता है, और ना ही वो किसी को तेल फरोख्त कर सकता है, जिसको ये 40 साल से जो है ईरान वो इन पाबंदियों की जर में है। और ना सिर्फ जर में है बल्कि वहाँ की खुशहाली का भी जो है बहुत बड़ा एक कहर है, इसलिए क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं है ईरान के पास, कि उनके दूसरे मुल्क से तजारत नहीं है, दूसरी कंपनियां वहाँ जाके काम नहीं करती जो डैम बनाने वाली हैं, जो पानी को रोकने वाली कंपनियां होती हैं। इस तरह और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिस वजह से ईरान को कई मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है, उसमें से एक खुशहाली भी है। तो इन मुल्कों पे जो है ये जंग जो है तकरीबन 40 साल से तो अफगानिस्तान पे जंग मुसल्लत रही, और अब आके जनाब ये 2 साल में वहाँ पे सुकून आया। लेकिन ईरान में भी 8 साल जंग रही, जंग के बाद उस पर अमेरिका की पाबंदियां रही, अब तक वो पाबंदियां बरकरार है। अभी आके चाइना ने, सऊदी अरब ने जो है ईरान के सऊदी अरब के साथ भी तल्लुकात बड़े कशीदगा थे, लेकिन चाइना की मदद से ये हालात दुरुस्त हुए। तो अब आके ईरान और इराक में जब ईरान और अफगानिस्तान में जब स्टबिलिटी आई है, जब अमन आया है, जब ठहराव आया है, तो मेरे भैया ये जंग नहीं शुरू हो चुकी है। ये जंग ये है कि वहाँ पे एक डैम है, दरिया है, दरिया हरमंद उसको कहते हैं। वहाँ पे अफगानिस्तान ने एक डैम बनाना शुरू किया जिसका नाम है हेलमट डैम। हेलमट डैम जो है बनाना शुरू किया, तो अफगानिस्तान जो ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, उसने दरिया का दौरा किया, दरिया में जाके तालिबान को धमकी दी कि अगर आपने ये डैम बंद ना किया तो इसके नतायज जो है ना वो आपको भुगतने पड़ेंगे। तो भयानक अंजाम होगा इसका, जिस पे तालिबान के एक जनरल है, जनरल मुबीन उसका नाम है, उन्होंने जनाब अली क्या किया कि एक पीले से जो ड्रम होता है, उस ड्रम में पानी भर के उन्होंने कहा कि ये पानी अगर आपको चाहिए तो ले जाओ, और अगर हमारे बड़े यानी हिब्बतुल्लाह जो है उनके अमीर हैं, वो अगर हमें हुक्म दें तो हम 24 घंटे के अंदर अंदर तेहरान को फतह कर लेंगे। इस पे जनाब अली ईरान ने जो जवाब दिया कि भाई अगर आपने दम बंद ना किया और अगर इन धमकियों का अगर आपने अजाला ना किया तो फिर ये जंग हम छेड़ देंगे। जिस पे जो है अफगानिस्तान की फौज ने जो है वो ईरान के बॉर्डर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और पहले अफगानी फौज ने वो मूव शुरू किया, और उनके पास क्योंकि अमेरिकन असला मौजूद है, अमेरिकन गाड़ियाँ मौजूद हैं, और ईरान का क्योंकि पहले अफगानिस्तान इराक के साथ उसकी जंग रही, और अब उसका जो असला है वो अपना ही असला है, क्योंकि वो ना रशिया से, ना अमेरिका से, ना किसी और मुल्क से खरीद सकता है। तो इस तरह जब उनकी फौज ने जब अफगानिस्तान की फौज ने जब या तालिबान कह लें, उन्होंने जब अफगान बॉर्डर की तरफ ईरान बॉर्डर की तरफ मूव किया, तो ईरानी फौज ने भी फिर मूव किया, जिसके दरमियान झड़पें हैं। झड़पों में कहा जाता है कि 3 ईरानी फौजी मारे गए हैं और 2 अफगानी तालिबान मारे गए हैं, और जख्मी की तादाद ईरान कह रहा है हमारे 2 जख्मी हुए हैं, अफगानिस्तान कह रहा है हमारे 3 जख्मी हुए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जख्मी की तादाद भी ज़्यादा है और जो मरे हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा है। अफसोसनाक बात यह है मेरे भाइयों के इस जंग में सबसे ज़्यादा जो खुशियाँ मना रहा है वो इसराइल मना रहा है, इसलिए कि इसराइल जो है वो ईरान का अब्दी दुश्मन है, और जो वो ये चाहता है कि किसी तरह ईरान का जो एटमी प्रोग्राम जो है रोल बैक हो, और वो ये चाहता है कि इनकी जंग अगर छिड़ जाए तो ताकि ईरान जो है ईरान को नुकसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो।
तो ये वो सबसे ज़्यादा खुशियाँ वो मना रहे हैं। इसी तरह यूरोप में जो लोग हैं जो ईरान के खिलाफ हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं कि ये जंग छिड़ जाए और अफ़गानी जो है वो ईरान को तबाह कर दें। लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि ईरान जो है एटमी कुव्वत भी है और ईरान जो है वो अमेरिका नहीं है कि वो 40 मिनटों के फौजी आके अफ़गानिस्तान में पहाड़ों में लड़कर 20 साल जंग करके छोड़ के चले गए। ईरान ने अगर ये जंग छिड़ी तो ईरान अफ़गानिस्तान को नाकू चने चबाएगा और हो सकता है कि ईरान जो है वो काबुल को फ़तह भी कर ले। ऐसा भी मुमकिन है कि ईरान काबुल को फ़तह कर ले और अगर अफ़गानियों के पास या तालिबान के पास अ, जो जो असला है वो से अमेरिकन असला, वो महदूद सा असला है, कोई इतना ज़्यादा असला नहीं है। अमेरिका छोड़ के गया कि वो इनको इतना असला दे के जाता है। ईरान के पास जो अपना जो जोहरी हथियार है वो बेहिसाब है। लेकिन मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि इसकी खुशियाँ जो है वो यूरोप में मनाई जा रही हैं, इसकी खुशियाँ इसराइल में मनाई जा रही हैं और उम्मत मुस्लिमा जो है वो ख़्वाब खरगोश की नींद सोई हुई है। इसमें पाकिस्तान को जहाँ कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा ना किया और इस जंग में अगर उसने रोकने की कोशिश ना की, इस्लामी सभ्य कॉन्फ्रेंस को अगर ना बुलाया, इस्लामी ममालिक को अगर इसमें शामिल ना करने की कोशिश की, तो इसके नतीजे जो या रिजल्ट जो है सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान को होगा। और हमारे लिए महाजरीन को सामना जो यानी इन महाजरीन को जो है वो सहूलियात देना और इन्हें संभालना भी मुश्किल होगा और न सिर्फ इन्हें संभालना मुश्किल होगा बल्कि जंग के असरात जो है वो कहीं पाकिस्तान के अंदर यानी अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक ना आ जाए। तो इसलिए पाकिस्तान को बड़ा यानी सीरियसली इस मामले में सोचना होगा और इस जंग को खात्मा करना होगा। ये जंग जिस तरह की छिड़ रही है इसका लगता यही है कि अगर ये अफ़गानियों ने अगर ये डैम बंद ना किया हुआ 1973 का जो इनका एक माहदा था पानी का, दोनों जाहिद शाह का और ये जो ईरानी ज़ैम और रज़ा शाह पहलवी के दरमियान एक माहदा हुआ था कि अफ़गानिस्तान जो है इस दरिया पे कोई डैम नहीं बनाएगा और ना ही इस पानी को रोकेगा। इसलिए तालिबान जो है उस इस एग्रीमेंट के पाबंद हैं, लेकिन तालिबान ये कहते हैं कि ये बादशाह के दौर में हुआ था, हमारी गवर्नमेंट में ये नहीं हुआ। अभी दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग तो हुई है, लेकिन अब देखेंगे इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि दोनों दोनों मुल्कों की फ़ौजें जो है वो बॉर्डर पे है और झड़प जो है वो गाह-बगाह जो है दोनों साइडों से फायरिंग होती रहती है। तो अल्लाह ताला इन दोनों ममालिक पे करम करे और इस अल्लाह करे कि ये जंग जो है वो सुलह-फ़ाज़ से ख़त्म हो जाए और इस्लामी ममालिक इसमें अपना किरदार अदा करें। नहीं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होगा वो पाकिस्तान को होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा या सबसे ज़्यादा खुशियाँ जो बनाएँगे वो इसराइल और यूरोप ममालिक के वो ममालिक बनाएँगे जो ईरान के खिलाफ हैं, जो इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस इस्लामी जो उसूल होते हैं उनके खिलाफ हैं, जो शरीयत के खिलाफ हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया में इस्लामी ना कानून नाफिज ना हो, वो ममालिक जो है वो खुशियाँ मनाएँगे। तो अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।